हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट फिट सेट के आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 8 जुलाई और बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी करंट अफेयर्स हम लोग को कवर करने को हैं। तो इसी वजह से मैं प्रसार भारती का अभी एक अलग सेपरेट वीडियो निकाल रहा हूं। इसको भी मैं हाफ में डिवाइड करूं क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ इसमें भी हैं। अगर मैं वीडियो बनाया तो वो आधे पौन घंटे का बन जाएगा। दैट वुड नॉट बी गुड फॉर आप लोग को। बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं देख पाओगे उस वीडियो को। तो एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाऊंगा, इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उस पे। और पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन तीनों के कंबाइन में न्यूज़ सारी कवर करूंगा मैं। वो रात में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, आप लोग सारे करंट अफेयर से अपडेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसीएस या आईएएस के मेंस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पे जितना इम्पोर्टेंट किसी भी कंट्री के लिए डिफेंस सेक्टर है उसका, उतना ही इम्पोर्टेंट स्पेस जो सेक्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अब देखिए, इंडिया इंडिया आई एम सॉरी, वर्ल्ड जो है पॉपुलेटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सूनर और लेटर वी ऑल नो कि क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहे हैं, तो मे भी किसी तरह की क्राइसिस हो। तो स्पेस एजेंसीज जो ज़्यादा बेटर एक्सपैंड कर सकेगी अपने आप को यूनिवर्स में, वो उसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सर्वाइवल के, तो इस वजह से आज के टाइम पे स्पेस कंपटीशन ज़बरदस्त चल रहा है। इसके अलावा जैसे अर्थ के ही ऑर्बिट में बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स वगैरह नेविगेट करती रहती है ना, तो वो भी स्पेस सेक्टर में ही आ जाता है। और इस इन सब सैटेलाइट्स के थ्रू आप कोशिश, मतलब कंट्रीज करती हैं ये सब चीज़ें कि दूसरे कंट्रीज पे सर्वेलेंस रख ले रहे हैं या अपनी जो लोकेशंस हैं उसका सर्वेलेंस रख ले रहे हैं। तो डिफेंस पैरामीटर भी अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेस एजेंसीज। तो उसी संदर्भ में बात किया जा रहा है यहाँ पर। चाइना और यूएस स्पेस कंपटीशन चल रहा है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि चाइना जितना बड़ा थ्रेट है, नासा भी कम नहीं रहा है कभी। नासा आज तक या इससे पहले तक आप समझ लीजिए कि हमेशा इसके पास एक मोनोपोली रही है। तो उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल बात कर रहा है। बताने की कोशिश की गई कि चाइना ने कैसे कैसे अभी रिसेंट में इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। हम लोग को पता ही है कि चाइना का खुद का एक आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून है। इनके भी मिशंस रहे हैं और सक्सेसफुली इनकी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी चाइना में। तो इसके अलावा अभी आपको याद हो तो अभी इस साल की शुरुआत में ही अपने को पढ़ने को मिल रहा था कि चाइना जो डार्कर साइड है मून का, वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह कर रहा है, वहाँ पर प्लांटेशन वगैरह करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर अगर जैसे मॉइस्चर है तो प्लांटेशन वगैरह या उसके थ्रू यू नो क्रॉप वगैरह वहाँ पर उगाई जा सकती है कि नहीं, वहाँ हैबिटेबल उस इन्वायरमेंट को बनाया जा सकता है या नहीं। तो उसके टेस्टिंग के लिए भी अभी चाइना वहाँ पर प्लांटेशन करने की कोशिश किया था मून पे। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो इसमें दो ऐसे टॉपिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है जो चाइना कर रहा है आज के टाइम पर। एक तो रॉक सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए एक मिशन चालू किया जो 2028 में वर्किंग होगा और 2031 तक टारगेट है कि कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो रॉक सैंपल्स मार्स से कलेक्ट किए जाएंगे, ये 2 साल पहले कंप्लीट कर लिए जाएंगे नासा और ईएसए से, है ना। जो इसके अलावा एक जू है यून करके एक स्पेसशिप बनाई जा रही है जो कि अनमैन्ड कैरियर रहेगा और पहला एआई ऑपरेटेड क्रूलेस मदरशिप होगी, है ना। तो इसका बेसिकली क्या काम है कि ये पहली ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वेसल होगा जो ऑटोनॉमसली नेविगेट करेगा। मतलब कि एक एआई बेस्ड एक ऐसी स्पेसशिप रहेगी जो अपने से खुद से कंट्रोल होगी, कोई इंसान नहीं उसको कंट्रोल करेगा। तो इसमें क्या है कि काम इसका क्या रहेगा, जैसे कि जो चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये काम करेगा डेटा कलेक्ट करने की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड या एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड। बट जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो यही होने वाला है कि मिलिट्री जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए चाइना को, वो उसके लिए काम करेगा, सर्वेलेंस वगैरह के लिए नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए दो इस टॉपिक्स पे बात की गई है। बाकी चाइना से अभी यूएसए हाइपरसोनिक वेपनरीज के मामले में भी पीछे है।
जिसमें रशिया ऑलरेडी आगे है और चाइना ने भी अभी रिसेंट में डेमो वगैरह इसका लिया है, हाइपरसोनिक वेपन्स जो उसने खुद के बनाए हैं, इंडिजिनस है जो उनके वहाँ के। तो इस तरह के तमाम एक्शंस और एक्टिविटीज़ चल रही हैं। डीप में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अगर इस तरह की कोई न्यूज़ मुझे मिलती है आगे चल के, ठीक है। आज के शाम के करंट अफेयर्स में मैं इसको कवर करने वाला हूँ। स्वामी रामानुजाचार्य जो हैं उनकी श्रीनगर में एक स्टैच्यू ऑफ पीस के रेफरेंस में एक स्टैच्यू स्थापित किया गया है श्रीनगर में, है ना। ऑल्दो तमिलनाडु के थे ये, लेकिन श्रीनगर में स्थापित किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर 2-3 दिन बाद करेंगे। अभी इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और डिटेल जानने की ज़रूरत है। तो कुछ नहीं है, आयुर्वेदा जो आयुष है मंत्रालय आपका और नीति आयोग ने मिल के एक रिपोर्ट पब्लिश की है और फोकस बस इसी पे किया गया है कि कोविड-19 को कैसे आयुर्वेद के थ्रू या आयुष मंत्रालय की जो यू नो आयुर्वेदिक जो कुछ भी उनका सिस्टम है उसके थ्रू किस तरह से मैनेज किया जा सकता है कोविड-19 को। तो उस पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, और उसके तहत में अभी तक में जो अचीवमेंट उसकी है उसके बारे में देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है। आप एक बार को इसको देख सकते हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये डेटाज अपडेट होते रहते हैं। पर हाँ, जो मेंस की अभी तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की या आईएएस की, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इजीली कोड कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है एपेक्स मॉनिटर अथॉरिटी ऑन नेशनल इंडस्ट्रीज कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, ये टॉपिक मैं आज शाम के करंट अफेयर्स में कवर करना है और डिटेल में अच्छे से, ठीक है। तो आप शाम को इसका वीडियो देख सकते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम, इसका ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसके बारे में भी आज कल पीएम मोदी जी ने डिस्कस किया था वहाँ वाराणसी में। इसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेड इन इंडिया, क्या हो रहा है अभी रिसेंट में, बहुत सारे इस तरह से स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए हैं जिनकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 17% बढ़ चुका है ना। तो इसके बारे में काफ़ी गवर्नमेंट हमारी अब ऑफ कोर्स उनकी खुद के इनिशिएटिव्स हैं तो बूस्ट तो करेंगे ही। तो वो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं उसको एक बार को हम लोग देख लेते हैं, किन किन सेक्टर्स में हम लोग बूस्ट अप कर रहे हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि लेदर प्रोडक्ट्स हैं, है ना। आसाम के लेदर प्रोडक्ट्स ये काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो उस्मानाबाद के हैं, बीजापुर की फल सब्जियां, चंदौली का ब्लैक राइस, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, है ना। एप्रीकोट है लद्दाख का। तो होता क्या है, इससे स्टेट की इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है। सऊदी अरब में तमिलनाडु के जो कोले जो कोले सॉरी केले हैं, इंडिजिनस केले जो वहाँ के ही प्रोड्यूस होने वाले हैं, वो फॉर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड में देखिए मिलेट्स जो हैं वो डेनमार्क भेजे गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये सब आप एक बार को देख जाइए और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस वन लाइनर में प्रीलिम्स में अक्सर पहुंच जाते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं कि पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार जो सिल्क टेक्सटाइल था उसमें 54% का इंक्रीमेंट हुआ है, और हैंडलूम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 51% का इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल कंपैरिजन में इस साल, है ना। जो अभी तक इंडिया डिपेंडेंट रहता था चाइना पे अपने इंपोर्ट के उस पे, अब एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया है। फिर इसके अलावा डिफेंस में भी काफ़ी काम चल रहा है। स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में भी देखा जाए तो 75,000 करोड़ रुपीज़ का, सॉरी 7,500 करोड़ रुपीज़ का जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है वीवो, है ना। अभी तक 5 करोड़ यूनिट प्रोडक्शन होता था पर ईयर का, अब 6 करोड़ का टारगेट है। तो क्या होता है, जो यहाँ बिक रहे हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं बहुत सारे जो आपके मोबाइल्स वगैरह हैं ये सब एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं तो बाहर भी बिकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। विदेशों में डिमांड आप देख सकते हो कि 92% जो है
या 92% जो एक्सपोर्ट है, या 93% एक्सपोर्ट 4 से अधिक महाद्वीपों को अगर सामूहिक देखा जाए तो 210 बाजारों तक पहुंच। बेसिकली पता है यही क्या है कि 210 जो कंट्रीज हैं वहां तक अपने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारा जो कहते हैं ना एक्सपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त बूस्ट हुआ अपने यहाँ। 17% ऑलरेडी जो बता चुके हैं। इसमें आप देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो रही हैं वो यूएसए में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी, ये टॉप 5 कंट्रीज है जहाँ एक्सपोर्ट बढ़ा है इंडिया का। ठीक है। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो ज्वेलरीज हैं, डायमंड, लूज डायमंड है, और जो जेम्स वगैरह तमाम होते हैं, होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जान रहे हैं आपकी इंडिया में बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऑटो पार्ट्स वगैरह हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया से विदेशों में, है ना। बाकी आप देखोगे तो कॉमन जो पब्लिक है वो भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो रही है अब एक्सपोर्ट वगैरह में। देखेंगे आप तो दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, जैसे ईबे जैसे वेबसाइट्स हैं, इन पे बेचा जा रहा है। तो ये बेचे जाते हैं, कहाँ बेचे जाते हैं आप देखोगे अभी इसी मेंशन है, यूएस और यूके वगैरह में ग्राहकों को लूज डायमंड और रत्नों को का निर्यात किया जाता है, मतलब कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना। भारत 55.5 अरब डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 150% अधिक है। तो मुझे थोड़ा सा माइंड में आया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो एक बार को देख लेते हैं हम लोग कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन्ड है, देखोगे आप तो ये अभी पिछले साल तक का ही है जो स्टैट्स हैं। पर हाँ ये है कि इम्प्रूवमेंट देखिए आपको देखने को मिलेगा। आई एम सो सॉरी। एलपीजी है, मोटर स्पिरिट है, नेफेथ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, सुपीरियर केरोसिन ऑयल, ये सारे जो हैं, लाइट डीजल ऑयल, ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ना पेट्रोलियम के, ये सब हैं। तो आप देखो कि कितना मतलब प्रोडक्शन में धीरे धीरे बढ़त होती जा रही है, कम नहीं हो रहा है ना। टोटल आप देखोगे तो बढ़त होती जा रही है कंटिन्यूसली। सबसे ज़्यादा किस में बढ़त हुई है आप देखो तो पेट्रोलियम कोक, देखो आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें बढ़ा है। इसके अलावा अगर देखा जाए हम तो हाई स्पीड डीजल, इसमें भी प्रोडक्शन बढ़ा है। लाइट डीजल ऑयल में भी प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। बाकी सब में माइनर इंक्रीमेंट है, बहुत मेजर नहीं है। पर मेन जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा वो हाई स्पीड डीजल में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 12 जुलाई को पीएम का झारखंड का दौरा। यहाँ पर जो देवगढ़ जिला है इनका, झारखंड का, वहाँ पर एक नए एयरपोर्ट का के लिए डेवलपमेंट का स्टार्टिंग हुई है। इनाग्रेशन हो गया है, अब कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया वहाँ पर। इसके अलावा बाबा वैद्यनाथ मंदिर वहाँ का जो है वो इम्पोर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आप टिक कर सकते हो कि रिसेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो कहाँ पर है ये मंदिर। ठीक है। नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इको फ्रेंडली ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं, आप चाहो तो मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा रुक जा रहा हूँ ताकि अगर आपको कुछ लगे तो आप एक बार को रीड करके और नोट डाउन कर सकते हो, है ना। फिर मेक इन इंडिया, देखो डिफेंस में मैं बोल रहा था ना, तो डिफेंस में देखिए मेक इन इंडिया के ऊपर बातचीत यहाँ पर हो रही है कि किस तरह से क्या क्या इनिशिएटिव्स किस तरह के लिए जा रहे हैं जिसके थ्रू यू नो डिफेंस वगैरह में बूस्टअप हो सकती हैं चीज़ें। जैसे कि एक यूसीफ करके एक इनिशिएटिव है, ये 15 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली लाइफ बॉय, मतलब एक व्हीकल है जो 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी में डूब रहे व्यक्तियों को रिमोट कंट्रोल की सहायता से बचाया जा सकता है ना। इसके अलावा देखो आप इंडो विंग्स है, इंडो विंग्स भी एक मेक इन इंडिया के तहत ही बनाया गया है। ये मैपिंग और सर्वेलेंस के लिए यूज़फुल है। तो खेती वगैरह में या लैंड मैपिंग वगैरह में इसका यूज़ किया सकता है। पूरा जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीटली इंडिजिनस है, इंडिया का बना हुआ ही है। तो ड्रोन सिस्टम के साथ इसमें स्मॉल एम्यूनेशन ड्रॉपिंग फैसिलिटी भी है। तो मतलब वही चीज़ है कि सर्विस डिलीवरी वगैरह जैसे काम भी ये इजीली कर सकता है।
और सर्वेलेंस के काम भी आ सकता है, मैपिंग के काम आ सकता है, तो इस तरह के एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्पफुल है। फिर स्टेलर करके एक स्टार्टअप था, जिसका प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है वो बेसिकली डेटा रिकवरी के लिए है। तो बहुत सारा ऐसा डेटा वगैरह अक्सर होता है जो गवर्नमेंट यूज़ में अगर देखा जाए या ऑर्गेनाइजेशनल व्यू में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर अगर लॉस हो गया है तो स्टेलर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो डिलीटेड आइटम्स जो भी डेटा है उसको रिकवर कर सकेगा इजीली, है ना। तो इसका काम देखिए कहाँ कहाँ आ सकता है, तो एक तो अपने इंडियन मिलिट्री वगैरह में काम आ सकता है अगर इन केस डिलीट हो जाए इस तरह कुछ डेटा, क्योंकि आज के समय पे सब चीज़ें डिजिटाइज हो रही है ना। तो इन केस अगर कोई बहुत ही क्लासिफाइड डेटा है वो डिलीट हो जा रहा है या रिमूव हो जा रहा है, उसको रिकवर किया जा सके इजली। इस तरह से तमाम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी काम आ सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम आ सकते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये सब स्टार्टअप इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना। इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे कोई टॉपिक ऐसा मुझे अभी जो दिख रहा है वो मैं आपको कल के वीडियो में कवर करूँगा। एक ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा था, पर वही चीज़ है कि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको, मुझे एक एक टॉपिक को एक एक चीज़ को मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें मुझे एक एक करके समझानी पड़ेंगी। इसका यहाँ पर क्या रेफरेंस है ये भी, तो इस वजह से मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं कल के वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।